जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ, जिनसे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और उनके दौरे हुकूमत में क्या सूरत हाल रही उस पर बात करेंगे। जी सरदार साहब, आपके दौरे हुकूमत में ये कहा जाता है कि तरक्याती काम मंसूबे उस तरह नहीं हुए जिस तरीके से होने चाहिए थे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी की डिटेल में जाए बगैर आपसे कहता हूँ, एक दो बातें बतौर मिसाल कहता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएं, सिंपल और प्रिसाइज। मैंने 26 जुलाई 2008 को ओथ लिया, तो मेरे पास हाइडल जनरेशन का कोई मंसूबा नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, और मेरे पास 3 करोड़ रुपए थे, 30 मिलियन रुपीज़। 2.5 साल के बाद जब मैंने छोड़ा है तो मेरे पास 23 मंसूबे थे, 23, और मेरे पास 155 बिलियन रुपीज़ थे। मैंने 26 जुलाई 2006 को ओथ लिया। तो अगर मेरे कामों का जायज़ा आपने लेना हो तो मैं सिर्फ 2-4 बातों से मन में कहूँगा। हाइडल एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और आज़ाद कश्मीर में एक ही प्रोजेक्ट लगा है जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के ज़माने का लगा था। उसके बाद वी हैड नो प्रोजेक्ट इन हैंड। जिस दिन मैंने शुरू किया गवर्नमेंट टेक ओवर की, उस दिन मेरे पास 3 करोड़ रुपए और मंसूबा कोई नहीं था। 2.5 साल में मैंने बाद जब हुकूमत छोड़ी है तो मेरे पास 155 बिलियन रुपीज़ थे, 1 खरब और 55 अरब, और 23 मंसूबे थे। और इस दरमियानी मुद्दत में हमने एक हाइडल का छोटा सा मंसूबा लगाया कोरियंस के साथ मिलके, जिसका इंजीनियरिंग एस्टीमेट 30 महीने का था, 30 मंथ्स, और उसको 8 महीने में मुकम्मल करके मैंने 9वें महीने में स्विच ऑन कर दिया। एक बात। एक मैंने मंसूबा 18 साल के बाद पिछला उठाकर एक मंसूबा मैंने शुरू किया, पुराना 18 साल पुराना, नए सिरे से, और उसकी मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था, और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का पहला प्रोजेक्ट आज़ाद कश्मीर से मैंने लॉन्च किया। मेडिकल पैकेज जिस पर इस वक्त पंजाब और बाकी सूबों में अमल दरामद हो रहा है, ये मेरे यहाँ 1.5 साल पहले शुरू हुआ। टेक्निकल एजुकेशन जिसको 2 बजे से 5 बजे तक हाई स्कूल्स को हमने कन्वर्ट किया इनटू टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये मेरे शुरू करने के 1.5 साल बाद मेरी मौजूदगी में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में उसे शौकत अजीज़ साहब ने कहा कि सरदार अतीक का कश्मीर मॉडल हम चारों सूबों में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ 2-4 बातें आपको बताई। आपने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, तो जो हमने वीएन, इकोनॉमिक वीएन दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो इंडियन फायर की जद में हैं वो 49-50 में बने, लेकिन पहली मरतबा 49 में जो बने हुए हल्के उनके लिए स्पेशल पैकेज, बॉर्डर लाइन पैकेज तैयार किया हमने, और उसके लिए 11 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान से लिए। इसमें से कई चीज़ों को तो 1-1.5 साल के बाद खुद पाकिस्तान के सूबों ने और मरकजी हुकूमत ने मुझसे मशवरा करके रेप्लिकेट किया है, और सारी दुनिया में इसकी पजीराई है। 3 करोड़ से आप शुरू करें और 1.5 बिलियन पे आप पहुंच जाएं, 150 बिलियन पे पहुंच जाएं, तो इसलिए अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने अपने 30 माह के अरसे में बहुत काम करने के लिए हमें तौफीक दी। आपकी दौरे हुकूमत में बाग और मुजफ्फराबाद में करप्शन के कई केसेस सामने आए हैं। इन संगीन घपलों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? एक तो आदिल बुनियादी बात यह है, आप इस पर कंसंट्रेट करें कि ज़लज़ला हम कहने को ये 4 हरफी एक जुमला लफ्ज़ है, लेकिन जो डेवेस्टेशन हुई, 46,000 लोग मारे गए, कई लाख लोग बेघर हुए, इस तबाही को, बहाली को उसी तनाजुर और तनासब से प्रोपोर्शनेट देखना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहिए। और कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हुई होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह का करम है कि ना किसी दुनिया की मारूफ NGO ने कोई घपला किया, और ना आज़ाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ने काबिल ज़िक्र घपला किया। छोटी मोटी लीकेज की, वेस्टेज की, थेफ्ट की और काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी की खबरें आती रही हैं, होती होंगी, हर दौर में होती हैं, हमने ये कभी क्लेम ही नहीं किया कि फुल प्रूफ सिस्टम था, लेकिन इतने चेक्स एंड बैलेंसेस थे और NGOs ने इतने डिवोशन के साथ, इतनी कमिटमेंट के साथ काम किया कि उनको हमारे माशरे में बजाय से कि काम करने दिया जाए, उनको ब्लेम करते रहे हम। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा तालमेल आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल NGOs का और आज़ाद कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का, बल्कि बाद की जो हुकूमतें हैं, मैं आपको दिलचस्प बात ये बता रहा हूँ कि जो मेरे बाद हुकूमत बनी, जो खालिस्तान मैनिपुलेटेड थी और मरकज़ी हुकूमत ने पॉलिटिकल एग्रेशन किया मेरे ख़िलाफ़, उसको मैंने उसी वक्त
खड़े होके तो मैंने इनकमिंग जो इनकमेंट प्राइम मिनिस्टर था उसको गले लगाया और उसको मैंने उधर ही फ्लोर पर सबसे पहले मैंने मुबारकबाद दी और मैंने कहा कि आप ये सोशल और दूसरी डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ जारी रखें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया, डिसकंटिन्यू नहीं होने दिया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को ठीक रखा। तो ये इसलिए कोई मेजर करप्शन की खराबी की बात नहीं है। अलबत्ता लोगों की ज़रूरत और हमारे एस्टीमेट के मुताबिक टाइम पे वो काम सारे नहीं हो सके, उसकी वजह से कभी कभी ह्यू एंड क्राई होती है। हमारा ख्याल था कि 2-3 साल में बहाली होनी चाहिए, आम आदमी का ख्याल था। मैं जब हुकूमत से बाहर था उस वक्त के अखबार भी स्कैन करें, आप किसी साइट पे जाएं देखें, मैंने कभी नहीं कहा 2-3 साल में होगा। मुझसे एनजीओ भी नाराज़ होती थी, एक्सपर्ट्स भी, गवर्नमेंट भी। मैंने कहा साल हाथ साल लगेंगे और अभी तक लग रहे हैं। वो मुजफ्फराबाद का, बाग और रावलाकोट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसकी बहाली में अभी टाइम लग रहा है। कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इरा ने, सिरा ने, इंटरनेशनल एनजीओज़ ने, आलमी इदारों के पैसे काम ठीक हो रहा है।